अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ बेसिकली दी एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ दी पेनक्रियाज। ठीक है, अगर हम पेनक्रियाज की बात करें सो पेनक्रियाज हमारा एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन क्यों है? बिकॉज इसके अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है एंड इसके अंदर एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अगर हम बात करें कि इसके अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन कितना होता है, तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन होता है 98 to 99%। मीन्स एक्सोक्राइन पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऑपोजिट जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो बहुत कम होता है, वो 1 to 2% होता है। ठीक है जी। एंड हमारा जो एक्सोक्राइन पोर्शन है दिस इज रिलेटेड विद व्हाट, ये क्या करता है, एक्सोक्राइन पोर्शन हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बना रहा होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बना रहा होता है एंड वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पे आते हैं? वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। एंड हमारा जो एंडोक्राइन पोर्शन है ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है एंड वो हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ठीक है जी। एंड एक चीज़ और डियर स्टूडेंट, जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है हमारा, ठीक है, एक्सोक्राइन पोर्शन, इस एक्सोक्राइन पोर्शन में एक्सोक्राइन पोर्शन का जो फंक्शनल यूनिट होता है, इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज दी एसिनस। एसिनस इज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ दी एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ दी पेनक्रियाज। इस एसिनस में दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एसिनार सेल्स, एसिनार सेल्स होते हैं, एंड दूसरे जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रो एसिनार सेल्स, सेंट्रो एसिनार सेल्स। ठीक है जी। ये जो हमारे एसिनार सेल्स होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बना रहे होते हैं। एंड जो हमारे सेंट्रो एसिनार सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। जो गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है हमारे काइम में, उस एसिडिटी को ख़त्म करते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज सीक्रेटिंग बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड। ठीक है जी। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पेनक्रियाज है दैट इज दी हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ओके, पेनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन पोर्शन है दैट इज 98 to 99%। इसके फंक्शनल यूनिट्स को एसिनाई एंड सिंगुलर को एसिनस कहते हैं। एंड इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है दैट इज 1 to 2%, जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस भी कहते हैं। अच्छा, अभी आप थोड़ा इस डायग्राम में देखें। इन दिस डायग्राम दिस इज आवर पेनक्रियाज। हमने पेनक्रियाज का थोड़ा सा सेक्शन लिया है यहाँ पे। एंड अगर हम इन सेक्शन को देखते हैं तो आप देखिए बाहर आपको बड़े सेल्स या फंक्शनल यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। इन सिंगुलर को हम एसिनस कहते हैं एंड ऑल दीज आर कंबाइंडली एसिनाई। एंड इनके बीच में आपको ये नज़र आ रहे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। दीज आर अवर आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। एंड इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स लाइक एज अल्फा सेल्स हमारे पास हो गए, ठीक है, हमारे पास बीटा सेल्स हो गए, हमारे पास डेल्टा सेल्स हो गए एंड हमारे पास पीपी या एफ सेल्स हो गए। ठीक है जी। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स which are present in the islets of Langerhans and तकरीबन 5 different kind of cells होते हैं हमारे islets of Langerhans में। एक सेल्स यहाँ पे मिसिंग है जिनको हम एप्सिलॉन सेल्स कहते हैं, जो जिरेलिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ठीक है जी, एप्सिलॉन सेल्स। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास बीटा सेल्स, ये 60 to 70% होते हैं islets of Langerhans में। बिकॉज islets of Langerhans में सबसे ज़्यादा हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं। एंड बीटा सेल्स से दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। उनमें एक हमारे पास इंसुलिन एंड दूसरा हमारे पास अमाइलिन। इंसुलिन आपको पता है ग्लूकोज की लेवल को कम करता है एंड अमाइलिन दिस इज द हार्मोन जो ग्लूकागॉन की सीक्रेशन को कम करता है एट दैट स्टेट जब हमारे ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है जी। देन वी हैव अल्फा सेल्स जो 20 to 25% सेल्स होते हैं एंड दे आर सीक्रेटिंग ग्लूकागॉन हार्मोन। देन वी हैव डेल्टा सेल्स, दे आर अबाउट 5 to 10% and they are secreting somatostatin hormone.
Then we have PP या F cells. They are about 1 to 2%, and they are secreting an hormone that is the pancreatic polypeptide. Now we are moving to our next slide. अच्छा डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इंसुलिन की स्ट्रक्चर एंड इंसुलिन की बायोसिंथेसिस। ठीक है जी। अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड है। मीन्स दिस इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स, एंड दीज अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन 2 chains. One is the alpha chain, other is the beta chain. Alpha chain is containing 21 amino acids, beta chain is containing 30 amino acids. एंड दोनों जो चेन्स होती हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। अब यू कैन सी हियर दिस इज सिस्टीन अमाइनो एसिड, एंड अगेन दिस इज अवर सिस्टीन अमाइनो एसिड। अभी जो हमारे सिस्टीन अमाइनो एसिड्स होते हैं बोथ आर दी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, एंड इनके बीच में ये हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। Again you can see here cysteine, which is the sulfur containing amino acid. This is the cysteine, which is the sulfur containing amino acid, and this bond is the disulfide bond. Because जो हमारा disulfide bond है, disulfide bond हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कि भाई ऐसा बॉन्ड जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है जी। ऐसा बॉन्ड जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है, दैट इज नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, अब अगर इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन कहाँ पे बनता है? बीटा चेन्स में बनता है ना, और बीटा सेल्स से बनता है ना। तो क्या इंसुलिन डायरेक्ट बनता है? तो डियर स्टूडेंट, इंसुलिन डायरेक्ट नहीं बनता, इंसुलिन इनडायरेक्ट बनता है। पहले हमारे पास बनता है प्रेप्रो इंसुलिन। क्या बनता है हमारे पास? पहले प्रेप्रो इंसुलिन बनता है। ठीक है जी। प्रेप्रो इंसुलिन जो है ये फिर कन्वर्ट होता है किस में? ये कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में। ये कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में, एंड प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है फिर हमारी इंसुलिन में। ठीक है जी। तो इट मीन्स दैट इंसुलिन डायरेक्टली नहीं बनता फ्रॉम दी बीटा सेल्स। अच्छा, अब ये सिंथेसिस होती कैसे है? सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जो हमारा प्रेप्रो इंसुलिन है, जो सबसे पहले मॉलिक्यूल बनता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। ठीक है। ये जो प्रेप्रो इंसुलिन है ये कहाँ पे बनता है? तो डियर स्टूडेंट ये बनता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पे बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बिकॉज इंसुलिन की सिंथेसिस हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्ट होती है। अच्छा, ये जो हमारा प्रेप्रो इंसुलिन होता है ना, इस प्रेप्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड। क्या कहते हैं? सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है जी। ये सिग्नल पेप्टाइड क्या करता है? ये प्रोटीन्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाने में हेल्प करता है। अब जैसे ही सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हो जाता है तो हमारा प्रेप्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में। ठीक है जी। जैसे ही हमारा सिग्नल पेप्टाइड ये रिमूव होगा तो इसके रिमूव होने से हमारा प्रेप्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रो इंसुलिन में। अब सवाल है कि भाई हमारे प्रो इंसुलिन में होता क्या है? ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 3 चीज़ें होती है। एक होती है इसके अंदर हमारे पास अल्फा चेन, इसके अंदर होती है बीटा चेन, एंड इसके अंदर होता है सी पेप्टाइड। क्या होता है? सी पेप्टाइड। ठीक है जी। अब ये जो सी पेप्टाइड है जो कहाँ पे इसमें मौजूद है? सी पेप्टाइड हमारे प्रो इंसुलिन में मौजूद है। सी पेप्टाइड क्या करता है डियर स्टूडेंट? जो अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ इंसुलिन है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखना, दिस इज फंक्शन ऑफ दी सी पेप्टाइड। ठीक है जी। अच्छा, देन हमारी जो ये प्रो इंसुलिन है, ठीक है, प्रो इंसुलिन विच इज कंटेनिंग दी सी पेप्टाइड, ये प्रो इंसुलिन जाती है कहाँ पे? ये जाती है गोल्जी एपरेटस में। कहाँ पे जाती है? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में इस प्रो इंसुलिन को पैक किया जाता है, इसकी पैकेजिंग की जाती है। जब प्रो इंसुलिन की पैकेजिंग होती है तो ड्यूरिंग इट्स पैकेजिंग क्या होता है? ड्यूरिंग इट्स पैकेजिंग इसका जो सी पेप्टाइड है वो रिमूव हो जाता है। इसका सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है। जब सी पेप्टाइड ड्यूरिंग पैकेजिंग रिमूव हो जाता है तो फिर हमारी प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होती है किसमें? इंसुलिन में। तो अभी हम इसको टेक्स्ट से देख लेते हैं कि प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज स्टेप्स कौन से हैं। कि सबसे पहले हमारे पास प्रेप्रो इंसुलिन सिंथेसाइज होती है कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। फिर जब प्रेप्रो इंसुलिन से सिग्नल पेप्टाइड रिमूव होता है तो ये कन्वर्ट होती है प्रो इंसुलिन में, एंड प्रो इंसुलिन की फॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होती है।
फिर हमारी प्रो इंसुलिन को पैक किया जाता है इनटू दी गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है। एंड जब ये पैकेजिंग होती है तो इंसुलिन अलग हो जाती है, सी पेप्टाइड अलग हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो सी पेप्टाइड है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन क्या होता है कि ये अल्फा एंड बीटा चेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मार्कर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर भी है हमारे पास, बिकॉज कैसे कि अगर किसी बंदे के अंदर आप उसके ब्लड को एग्जामाइन करें तो अगर आपको उसके ब्लड के अंदर इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी नज़र आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि इस बंदे के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुई है वो इसकी खुद की प्रोड्यूस की हुई इंसुलिन है, मीन्स दैट इज अ एंडोजीनस इंसुलिन। बट अगर आपने किसी ऐसे डायबिटिक पेशेंट को देखा कि आपको उसके ब्लड के अंदर इंसुलिन तो नज़र आई बट आपको सी पेप्टाइड नज़र नहीं आया, ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई इसकी बॉडी ने खुद इंसुलिन तैयार नहीं की, इसने किसी सोर्स से बाय दी यूजिंग ऑफ इंजेक्शन वगैरह इसने इंसुलिन गेन की है, ठीक है। सो इसीलिए सी पेप्टाइड एक इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है, हमें ये बताता है कि दिस इंसुलिन इज एंडोजीनस और एक्सोजीनस। अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो साथ में सी पेप्टाइड भी प्रोड्यूस लाजमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी पेप्टाइड सर्व एज एन आइडियल क्लिनिकल मार्कर फॉर एंडोजीनस इंसुलिन सीक्रेशन इन डायबिटिक पेशेंट्स। एंडोजीनस इंसुलिन मीन्स ऐसी इंसुलिन जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, बट एक्सोजीनस इंसुलिन वो होगी जो आप बाहर किसी सोर्स से लोगे। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब इन दिस स्लाइड दिस इज एक्सप्लेन कि भाई इंसुलिन जो है वो किस तरह से रिलीज होती है फ्रॉम दी बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से हमारी इंसुलिन कैसे रिलीज होती है, इसका क्या मैकेनिज्म है, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग वी आर लुकिंग एट दिस इंपॉर्टेंट डायग्राम हेयर, ठीक है जी। तो इन दिस डायग्राम आई एम यूजिंग दिस कलर। तो देखें, दिस इज द रेस्टिंग स्टेट एंड दिस इज द स्टिमुलेटेड स्टेट, ठीक है। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट, जब भी आप मील वगैरह खाना खाते हो तो आप खाना खाते हो तो वो आपका जो ग्लूकोज है वो एंटर करता है कहाँ पे, बीटा सेल्स में। ग्लूकोज एंटर करता है बीटा सेल्स में, एंड जब ग्लूकोज बीटा सेल्स में एंटर करता है ना तो फिर हमारी इंसुलिन जो है वो सीक्रेट होती है। अब सवाल है कि भाई ये इंसुलिन फिर कैसे सीक्रेट होगी, क्या अंदर मैकेनिज्म होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट, ठीक है जी। अब रेस्टिंग स्टेट है। रेस्टिंग स्टेट मीन्स आपने कोई न्यूली फ्रेश्ड मील नहीं खाई, आपके बॉडी के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। मतलब आपके ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं है तो दैट ग्लूकोज विल नॉट एंटर इनटू योर बीटा सेल्स, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर बीटा सेल जिसने क्या सीक्रेट करना है, जिसने इंसुलिन को सीक्रेट करना है। अब डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो बीटा सेल के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर। दैट ट्रांसपोर्टर इज नोन एज गिलर्ड ट्रांसपोर्टर। दिस इज अ गिलर्ड ट्रांसपोर्टर। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो वो इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आएगा, बट अभी ग्लूकोज ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो गिलर्ड ट्रांसपोर्टर से कोई ज्यादा ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा। एंड अगर ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा तो अंदर की तरफ जो एटीपी एंड एडीपी है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। बिकॉज डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि जब बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज आता है ना, जब बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज का जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स जैसे ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज टूटता जाता है, एटीपी बनता जाता है, ठीक है जी। तो जैसे ग्लूकोज टूटेगा तो एटीपी बनेगी, एंड जैसे एटीपी बनती है ना तो एटीपी का इफेक्ट होता है पोटाशियम चैनल्स के ऊपर, ठीक है, पोटाशियम चैनल्स के ऊपर। कि एटीपी जो है वो क्या करती है, पोटाशियम चैनल्स को एटीपी करती है क्लोज, क्या करती है, क्लोज करती है। बट अगर एटीपी कम होगी तो हमारे जो पोटाशियम चैनल्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे ओपन। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि अगर ग्लूकोज कम होगा तो एटीपी कम होगी, अगर एटीपी कम होगी तो ये जो अंदर आपको ये पोटाशियम चैनल्स नजर आ रहे हैं ना, दीज वन, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पोटाशियम चैनल्स क्या होंगे, पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे, ठीक है जी। बट अगर ग्लूकोज बढ़ गया, ठीक है, ग्लूकोज बढ़ गया, एटीपी बढ़ गई तो पोटाशियम चैनल्स
पोटाशियम चैनल्स आपके क्लोज हो जाएंगे, पोटाशियम चैनल्स आपके क्लोज हो जाएंगे, अदरवाइज वो ओपन होते हैं। ठीक है जी। अब रेस्टिंग स्टेट है, ग्लूकोज नहीं आ रहा, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसपोर्टर में आपको कोई ग्लूकोज नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी। एटीपी जो है वो सेल के अंदर कम होगी। ठीक है। ये जो आपके पोटाशियम चैनल्स हैं, जो एटीपी डिपेंडेंट चैनल्स हैं, वो अभी क्या होंगे, ओपन होंगे। रेस्टिंग स्टेट में ये ओपन होंगे। क्यों ओपन होंगे? बिकॉज एटीपी कम है। एंड आपकी जो इंसुलिन है वो देखें, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर इंसुलिन आपकी स्टोर्ड है। इंसुलिन ग्रेन्यूल्स होते हैं बीटा सेल्स में, एंड इन दीज इंसुलिन ग्रेन्यूल्स हमारा जो इंसुलिन है वो स्टोर्ड रहता है। अब डियर स्टूडेंट, नाउ इज अवर स्टिमुलेटेड स्टेट, मीन्स के ग्लूकोज जो है वो अब अंदर जाएगा कहाँ से, ब्लड ट्रांसपोर्टर से। ठीक है। तो दिस इज अवर ब्लड ट्रांसपोर्टर। आप इसमें ग्लूकोज जो देखे वो अंदर जा रहा है। ठीक है जी। जैसे ग्लूकोज अंदर जाएगा तो ग्लूकोज का होगा मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम है, वो चीज हेक्सोकाइनेज, वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगा। एंड जैसे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगा तो ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है, क्रेब्स साइकिल होगी, एंड हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। ठीक है। अब हमारे पास एटीपी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज ग्लूकोज ज्यादा अंदर आया है। ठीक है। तो एटीपी ज्यादा होगी। जब एटीपी ज्यादा होगी तो हमारे जो पोटाशियम चैनल्स हैं, पोटाशियम चैनल्स ये क्या होंगे, अब ये अब होंगे क्लोज। पहले ये ओपन थे, जब ये क्लोज होंगे तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, जब पोटाशियम चैनल्स क्लोज होंगे ना, तो अब पोटाशियम जो है हमारा वो सेल के अंदर स्टोर्ड होता रहेगा, सेल के अंदर बढ़ जाएगा, पोटाशियम की लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएगी। नॉर्मली ऐसा था, जब पोटाशियम चैनल ओपन था ना, तो पोटाशियम बाहर जा रहा था, तो सेल के अंदर पोटाशियम अक्यूमुलेट नहीं हो रहा था, तो सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब ये है कि जैसे पोटाशियम चैनल्स क्लोज हो गए तो सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है। पोटाशियम की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से सेल क्या होगा, सेल होगा हमारा डीपोलराइज, सेल डीपोलराइज होगा, बिकॉज सेल जो है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा, बिकॉज सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है। ठीक है। तो सेल इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, मीन्स सेल क्या हो रहा है, हमारा डीपोलराइज हो रहा है। जब हमारा बीटा सेल डीपोलराइज होता है तो इससे क्या होता है, इससे हमारे इस बीटा सेल के अंदर होते हैं कैल्शियम चैनल्स। क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स। जैसे ही हमारा सेल जो है वो डीपोलराइजेशन की तरफ जाता है तो कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है, कैल्शियम सेल के अंदर एंटर करता है। देखें अभी कैल्शियम जो है वो अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है जी। जैसे कैल्शियम एंटर करता है ना, तो कैल्शियम पता है क्या करता है, कैल्शियम इन इंसुलिन के जो ग्रेन्यूल्स हैं, जिनके अंदर इंसुलिन हमारा स्टोर्ड हुआ पड़ा है, कैल्शियम जाके बाइंड करता है इन इंसुलिन के ग्रेन्यूल्स के साथ। जैसे ही कैल्शियम इन इंसुलिन के ग्रेन्यूल्स के साथ बाइंड करता है तो इनको जाके फ्यूज करवाता है बीटा सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड जैसे ही बीटा सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर इंसुलिन के ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इससे इंसुलिन जो है वो इन ग्रेन्यूल्स से बाहर आती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, एंड इस तरह से हमारी जो इंसुलिन है वो रिलीज होती है। तो दिस इज प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ या ड्यूरिंग द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा, ग्लूकोज एंटर करेगा बीटा सेल्स के अंदर वाया GLUT2 ट्रांसपोर्टर। बिकॉज मैंने आपको बताया कि बॉडी के अगर किसी भी सेल में ग्लूकोज एंटर होता है तो वो ग्लूकोज एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ दीज GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है जी। तो ग्लूकोकाइनेज फास्फोराइलेट करता है हमारे ग्लूकोज को, मीन्स के ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगा, उसमें फास्फेट ग्रुप ऐड करेगा, ग्लूकोज अनस्टेबल होगा। ठीक है। ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होगी एंड अल्टीमेटली हमारे ग्लूकोज से एटीपी बढ़ेगी। ठीक है जी। अब हमारी जो एटीपी है, जैसे एटीपी बढ़ेगी तो एटीपी बढ़ने की वजह से जो हमारे एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स हैं वो क्या होंगे, वो क्लोज होंगे। ठीक है। एटीपी बढ़ेगी तो पोटाशियम चैनल्स क्लोज होंगे। जब पोटाशियम चैनल क्लोज होंगे तो पोटाशियम सेल के अंदर रिटेन करेगा। जब पोटाशियम सेल के अंदर रिटेन करेगा तो बीटा सेल की जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज मीन्स ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव मीन्स लेस नेगेटिव। इफ समथिंग इज लेस नेगेटिव इट मीन्स दैट दिस इज अ डीपोलराइज। ठीक है जी। जब डीपोलराइजेशन होगी तो वोल्टेज गेटेड जो हमारे कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है। जब वो ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम जो है वो उसका इनफ्लक्स होगा, कैल्शियम अंदर आएगा एंड वो ट्रिगर करेगा एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन स्टोरेज ग्रेन्यूल्स को, उनकी एक्सोसाइटोसिस करवाएगा। कैसे, कैल्शियम आके बाइंड करेगा इंसुलिन के ग्रेन्यूल्स के साथ एंड उनको जाके फ्यूज करवाएगा विद दी मेम्ब्रेन ऑफ बीटा सेल्स एंड एज अ रिजल्ट इंसुलिन जो है वो सीक्रेट हो जाएगा। सो दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ मैकेनिज्म इन दैट हमारा जो इंसुलिन है वो सीक्रेट होता है फ्रॉम दी बीटा सेल्स ग्रेन्यूल्स। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नाउ दी मेटाबॉलिक एक्शंस ऑफ द इंसुलिन। तो मेटाबॉलिक एक्शंस में सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। हाउ दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड बाय द इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, मसल एंड एडिपोज टिश्यूज में GLUT
जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको इंक्रीज करता है, उनको इंसर्ट करता है ताकि वो सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को इंटर करें अपने अंदर। इससे ग्लाइकोजेनेसिस जो है मीन्स ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन वो प्रोमोट होती है। इंसुलिन इनहैबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स के ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इनहैबिट करता है एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहैबिट करता है एंड इंसुलिन लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। देन फैट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ये लिपोजेनेसिस मीन्स के लिपिड की फॉर्मेशन, लिपिड की स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड इसको प्रोमोट करता है एंड ये इनहैबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज मीन्स के ऐसा हार्मोन जो लिपिड की ब्रेकडाउन करता है, ऐसे हार्मोन को ये इनहैबिट करता है एंड प्रिवेंट करता है कीटो एसिडोसिस को। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड्स अपटेक इसको इंक्रीज करता है, इससे ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इट मीन्स दैट ये प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, बल्कि प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को ये इनहैबिट करता है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो हमारा ग्लूकागॉन है दिस इज एन स्पेशल हार्मोन दैट इज मेड अप ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी, एंड दिस इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस एंड इसकी सीक्रेशन कब होती है, व्हेन देयर इज द हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम है तो ये सीक्रेट होता है, या ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी सीक्रेट होता है। प्रोटीन इंटेक अगर आपका ज़्यादा है तो फिर भी ये सीक्रेट होता है एंड आफ्टर सीक्रेशन ये सबसे ज़्यादा जिस बॉडी के ऑर्गन पर एक्ट करता है दैट इज द लिवर, ठीक है जी। तो मोस्ट कॉमनली अवर ग्लूकोज इज एक्टिंग ऑन द लिवर, ठीक है। अब इसके प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एक्शंस कौन से हैं हमारे ग्लूकागॉन के, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रोमोट करता है मीन्स के ये लिवर में जाके ब्रेकडाउन करता है ग्लाइकोजन की एंड उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। साथ में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रोमोट करता है मीन्स के ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज को बनाता है एंड ये लिपोलाइसिस एंड कीटोजेनेसिस को भी प्रोमोट करता है। लाइकेज ये एक्टिवेट करता है एडिपोस लाइपेज को, एडिपोस टिश्यूज के अंदर ये जो एंजाइम है जो लिपिड की ब्रेकडाउन करता है उसको एक्टिवेट करता है एंड एडिपोस टिश्यू में जो हमारा लिपिड स्टोर्ड होता है असाइल ग्लिसरॉल उसकी ब्रेकडाउन करवाता है इनटू द फैटी एसिड्स। फिर हमारी बॉडी जो है फैटी एसिड से एनर्जी लेती है, इससे कीटो एसिडोसिस भी हो सकती है, ठीक है। एंड ये कब होगा, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। Now we are moving to our next slide. I am not consuming much time on these slides because these are so basic and you people know these concepts already. That's why I am not consuming much of time in these slides, because if the video become more prolonged then you people become more bored during watching. That's why मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टफ है आपके लिए न्यू है तो उनके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी करता हूँ, उनको बार बार रिवाइज भी करता हूँ सो दैट ये सारी चीज़ें आपके हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाए, ठीक है। बट इफ द थिंग्स आर सो बेसिक काइंड तो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। In this slide there is explanation about the somatostatin and pancreatic polypeptide, ठीक है जी। somatostatin you know कि भाई ये डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंड दिस इज द पैराक्राइन इनहिबिटर, दिस इज पैराक्राइन इनहिबिटर एंड इसकी सीक्रेशन को स्टिमुलेट करने के लिए वी हैव ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। एंड ये क्या करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की सीक्रेशन दोनों को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसका और मेन काम ये होता है कि ये डिक्रीज करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी को, मीन्स कि ये चाहता है कि जो हमारी फूड है ना इसकी डाइजेशन, इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा स्पीडली ना हो, ठीक है जी। गैस्ट्रिक इम्पटिंग, ठीक है, स्टमक की इम्पटिंग को भी ये स्लो डाउन करता है, मीन्स दिस इज वांटिंग के फूड जो है वो ज़्यादा टाइम तक रिटर्न करे इन आवर स्टमक, ओके। ये एक्सोक्राइन सीक्रेशन को भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता है, मीन्स के व्हेनेवर फूड इज इंटरिंग इनटू आवर स्टमक देन गैस्ट्रिक सीक्रेशन जो वो स्टार्ट होती है ना, एंड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज दी पैनक्रेटिक सीक्रेशन, बाइल सीक्रेशन। तो ऐसी एक्सोक्राइन सीक्रेशंस को भी ये प्रोलॉन्ग करता है ताकि जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक जो है ना कन्फाइंड रहे। देन वी हैव एन अदर हार्मोन दैट इज द पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीपी सेल्स या एफ सेल्स एंड इसकी सीक्रेशन स्टिमुलेटेड होती है बाय द प्रोटीन मील्स। जब आप ज़्यादा प्रोटीन को इंटेक करते हो तब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फास्टिंग के टाइम पे भी ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एक्सरसाइज एंड वैगल स्टिमुलेशन में भी ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये करता क्या है, ये इनहिबिट करता है पैनक्रेटिक एक्सोक्राइन एंजाइम्स की सीक्रेशन को, ठीक है जी। एंड जो पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट सीक्रेशन है इसको भी ये इनहिबिट करती है, ठीक है। एंड जो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है जब गॉल ब्लैडर अपनी सीक्रेशन ऐड करता है इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है, एंड रेगुलेट करता है एपिटाइट को। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ इज द इंटीग्रेशन इन ग्लूकोज कंट्रोल पोस्ट प्रैंडियल या फीड स्टेट। इसमें क्या होता है, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होती है, बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन की सीक्रेशन बढ़ जाती है, ग्लूकागन की सीक्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। एंड ग्लूकोज जो है फिर उसको कम किया जाता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड फिर ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है एज अ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, एंड कुछ ग्लूकोज को फैट की शक्ल में कन्वर्ट करके इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड उनको यू कैन से एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर किया जाता है। देन फास्टिंग स्टार्ट मीन्स कि हम अगर हमने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया तो देन देयर विल बी हाइपोग्लाइसीमिया इन अवर ब्लड, देन इंसुलिन की सीक्रेशन कम हो जाएगी, ग्लूकागोन की सीक्रेशन अब बढ़ जाएगी, देन हमारा जो लिवर है अब वो हीरो बन जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, इनिशिएट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, मीन्स के ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन को स्टार्ट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टार्ट करेगा, एंड ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, स्पेशली फॉर द ब्रेन, बिकॉज हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की नीड होती है ना वो ब्रेन को होती है, बिकॉज अदर बॉडी ऑर्गन्स जो है ना वो दूसरे सोर्सेज से एनर्जी ले सकते हैं, अदर सोर्सेज से लाइक फैटी एसिड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट स्पेशली जो हमारा ब्रेन है ना ये कहता है कि हर टाइम मुझे जो है ना ग्लूकोज चाहिए, अदर सोर्सेज आई विल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना अगर बॉडी में 1 ग्राम ग्लूकोज भी पड़ा हो ना तो वो सिर्फ ब्रेन को मिलेगा, अदर बॉडी ऑर्गन्स फिर भी ब्रेन के लिए कंप्रोमाइज करते हैं, और ऑर्गन्स ये कहते हैं कि भाई चलो ये ग्लूकोज हम ब्रेन को दे देते हैं, हम जो है ना अदर ग्लूकोज सोर्सेज से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऑल द टाइम फॉर द एनर्जी एक्सट्रैक्शन आवर ब्रेन इज यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, एंड दिस इज अ रीजन कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, हमने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया, ठीक है, हम फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए ग्लूकोज नहीं खाएंगे ना तो अदर बॉडी ऑर्गन्स फिर भी जो है ना फैट वगैरह को यूज़ करके एनर्जी जो है ना आई विल से एनर्जी बना लेंगे, बट ब्रेन जो है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो देन कन्फ्यूजन हो सकती है, हमें यू कैन से डबल माइंडेड सिचुएशन हमारे यू कैन से मेंटल स्टेट में आ सकती है। दैट्स वाई ऑल द टाइम हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई लाजमी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी डाइट प्लान बना रहे हो कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको आफ्टर रेगुलर इंटरवल फिर भी छोटा छोटा आपको जो है ना कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लेना चाहिए, ताकि आपका जो ब्रेन है वो कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड देयर इज एक्सप्लेनेशन अबाउट द डायबिटीज मेलाइटिस, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, दिस इज द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, ठीक है। दिस इज दैट डिजीज जिसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एज अ रिजल्ट इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। देन व्हाट क्लिनिकल साइंस वी विल ऑब्जर्व, पॉलीयूरिया मीन्स के ज़्यादा यूरिन का आना, पॉलीडिस्पिया ज़्यादा जो है प्यास लगना, पॉलीफेजिया बंदा ज़्यादा खाएगा, वेट लॉस होगा, एंड हायर रिस्क ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देन वी हैव अनदर काइंड दैट इज द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है विद सीक्रेटरी डिफेक्ट। इसका ज़्यादा जो रिलेशन है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड ओबेसिटी के साथ है, ठीक है। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है विदाउट कीटोसिस, इसमें कीटोसिस नहीं होगी। अच्छा, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द फिजियोलॉजी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स की फिजियोलॉजी को अब हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं। एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, दिस इज आउटर मोस्ट जोन, ठीक है, एंड दिस इज अबाउट द 15% ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। देन वी हैव एन अदर जोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स दैट इज नोन एज जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा ये मिडल जोन होता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स का, and this is about 75% of the adrenal cortex. After that we have zona reticularis. This is innermost zone of the adrenal cortex, and this is about the 10% of the adrenal cortex. So zona glomerulosa सबसे बाहर वाला ये 15% होता है, zona fasciculata ये मिडल में होता है 75%, zona reticularis ये innermost ये 10% होता है, एंड इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारा एड्रिनल मेडुला। क्या होगा, एड्रिनल मेडुला होगा, ठीक है जी। अब ये जो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा है, ठीक है, इन दिस हिस्टोलॉजिकल डायग्राम यू कैन अप्रिशिएट दिस इज अवर जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है जी, दिस इज अवर जोना ग्लोमेरुलोसा, एंड ये सीक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड वी हैव इज द एल्डोस्टेरोन, दैट इज द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन करता क्या है, दिस हार्मोन जो है बेसिकली
सोडियम की रिटेंशन करता है, वाटर की रिटेंशन करता है, पोटाशियम की एक्सक्रिएशन करता है, हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रिएशन करता है। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट फॉर द साल्ट एंड वाटर बैलेंस दिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल। एंड जब हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन वाटर एंड साल्ट को बैलेंस करता है ना, तो डियर स्टूडेंट हमारी बॉडी में सबसे अहम चीज बैलेंस होती है, दैट इज दी ब्लड प्रेशर, दैट इज दी ब्लड प्रेशर। तो इन इनडायरेक्ट वे अवर एल्डोस्टेरोन इज मेंटेनिंग दी ब्लड प्रेशर। एंड एक्सिस और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि इस जोना ग्लोमेरुलोसा को हम ग्लोमेरुलोसा क्यों कहते हैं। इट्स मेन रीजन इज दैट कि डियर स्टूडेंट अगर हम इसके सेल्स को देखते हैं ना, तो द सेल्स ऑफ दिस लेयर आर almost rounded. The cells are almost rounded in shape. So due to the rounded geometry of the cells of this region, that's why this region is labeled as glomerulosa. ठीक है, तो इसके जो सेल्स होते हैं they have rounded geometry. ठीक है जी। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा रीजन दैट इज दी जोना फैसिकुलेटा। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, 75% है। इसको फैसिकुलेटा क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका जो सेल्स होते हैं वो फैसिकल्स यानी कार्ड्स के शक्ल में अरेंज होते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू देयर अरेंजमेंट इन कार्ड लाइक, दैट्स व्हाई देयर सेल्स आर नोन एज नॉट अ सेल्स बट दिस रीजन इज नोन एज जोना फैसिकुलेटा। ओके जी, अब इस रीजन से जो हमारा मेन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दीज आर दी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वी हैव द कॉर्टिसोल। एंड इस कॉर्टिसोल को हम और क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है जी। सो जोना फैसिकुलेटा जो सबसे बड़ा जोन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, दिस इज सीक्रेटिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड वी हैव द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज द कॉर्टिसोल एंड इस कॉर्टिसोल को हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं। दिस इज रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है दिस हार्मोन। किस तरह से ग्लूकोज को कंट्रोल करता है कि भाई जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है ना, तो ये जो हमारा कॉर्टिसोल होता है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, कैसे कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए ये फैट को जो है ना मोबिलाइज भी करता है, मीन्स के एडिपोज टिश्यूज से फैट को निकालता है एंड उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। तो इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेज ये जो हमारा कॉर्टिसोल है, दिस इज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड। देन वी हैव जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस को हम रेटिकुलरिस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके जो सेल्स होते हैं वो एक नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होते हैं, दैट्स वाई रेटिकुलरिस नाम इसको दिया गया है। दिस इज अबाउट 10% ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इस रीजन से जो हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट हार्मोन्स आर द एड्रिनल एंड्रोजेंस। And our adrenal androgens are which one? These are the DHEA. DHEA stands for dehydroepiandrosterone. ठीक है जी, इसको हम कहते हैं dehydroepiandrosterone। ठीक है जी। एंड जो हमारा दूसरा है दैट इज दी एंड्रोस्टेनिडायोन। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं दे आर वीक स्टीरॉइड्स। ठीक है, बिकॉज ये आगे जाके मोर पावरफुल एंड्रोजेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अवर मोर पावरफुल एंड्रोजेंस आर विच वन, लाइक एज टेस्टोस्टेरोन, दिस इज दी मोर पोटेंट मोर पावरफुल एंड्रोजन। तो लेटर हम ये जो हार्मोन्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन में कुछ हद तक कन्वर्ट हो भी सकते हैं, कुछ हद तक कन्वर्ट नहीं भी हो सकते। अगर ये कन्वर्ट नहीं होते तो इनका काम क्या होता है, इनका काम बेसिकली ये होता है, अगर बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ में ये टेस्टिस की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। वैसे तो टेस्टिस की डेवलपमेंट में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो टेस्टोस्टेरोन का भी होता है, वो किसका होता है, वो टेस्टोस्टेरोन का होता है। बट हमारे टेस्टिस की डेवलपमेंट में माइनर रोल इन डीहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनिडायोन का भी होता है। ठीक है जी। बट अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। तो फीमेल में ये हार्मोन्स क्या करते हैं, फीमेल्स में ये हार्मोन एक्सिलरी हेयर्स की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, प्यूबिक हेयर्स की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, समटाइम लिबिडो ऑफ द फीमेल इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय दीज एंड्रोजेंस। ठीक है जी। सो दैट इज अबाउट दी 3 मेजर जोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। द मैन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज द एल्डोस्टेरोन। जोन ऑफ फैसिकुलेटा, इससे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड द मैन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज द कॉर्टिसोल, या जिसको आप हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कह सकते हैं।
रेटिकुलर इससे कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? एड्रिनल एंड्रोजेंस। दे आर दी वीक सेक्स हार्मोन्स या वीक सेक्स स्टीरॉइड्स that can be converted into more potent, more powerful androgens like as testosterone. And our adrenal androgens are which one? DHEA, dehydroepiandrosterone and androstenedione. बॉयज में ये माइनर रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, एंड गर्ल्स में ये बॉडी हेड्स लाइक एज एक्सिलरी प्यूबिक इनकी डेवलपमेंट एंड साथ में लिबिडो में अपना रोल प्ले करते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी आर डिस्कसिंग HPA एक्सिस एंड कॉर्टिसोल रेगुलेशन. सबसे पहले HPA एक्सिस क्या है? दिस इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस. दिस इज व्हाट? दिस इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस. दिस इज व्हाट? ये है क्या? दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड एड्रिनल ग्लैंड, या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अवर एड्रिनल ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड के बीच में दिस इज अ कम्युनिकेशन. अब होता क्या है, सबसे पहले अगर हमारी बॉडी को सपोज करते हैं कॉर्टिसोल की नीड है, ठीक है, कॉर्टिसोल की नीड है, तो कॉर्टिसोल की नीड के लिए क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये सीक्रेट करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. क्या सीक्रेट करता है? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. अब जो हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, यू कैन सी हियर आल्सो, ये मूव करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी तक. कहाँ मूव करता है? ये मूव करता है एंटीरियर पिट्यूटरी तक. एंड जब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक आता है, इन रिस्पॉन्स ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन our adrenal pituitary is secreting ACTH, adrenal cortex tropic hormone. ठीक है, so our anterior pituitary will secrete adrenocorticotropic hormone. ठीक है, देन वो जो ACTH है वो जाके एक्ट करता है कहाँ पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा पे. ठीक है, एंड उसको कहता है कि भाई यू हैव टू सीक्रेट नाउ दी कॉर्टिसोल. एंड जैसे ही हमारा कॉर्टिसोल सीक्रेट हो जाता है ना, तो अब कॉर्टिसोल इनहैबिट करता है किसको? ACTH को भी एंड CRH को भी. मीन्स के कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ACTH दोनों की सीक्रेशन को कम करता है, इनहैबिट करता है, बिकॉज कि हमारा कॉर्टिसोल सीक्रेट हो चुका है. दिस इज इट्स नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म. नाउ अबाउट द सर्कैडियन रिदम एंड स्ट्रेस. सर्कैडियन रिदम एंड स्ट्रेस से हमारे इस हार्मोन का क्या ताल्लुक है? डियर स्टूडेंट, जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, ये हार्मोन आपको एनर्जी देता है. ये हार्मोन आपको एनर्जी देता है जिसकी वजह से आप काम कर पाते हो. ठीक है, जैसे आप सुबह सवेर उठते हो तो सुबह सवेर जो है ना, क्या होता है आपके बॉडी में कॉर्टिसोल की लेवल अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले एंड आप पूरा दिन सुकून से काम कर सकें. ठीक है, फिर आप जैसे जैसे ग्रेजुअली डे में प्रोसीड करते हो तो आपका जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो कम होता जाता है. ठीक है जी. एंड जब आप नाइट का टाइम आता है, सोने का टाइम आता है, तो ड्यूरिंग नाइट जो है ये आपका कॉर्टिसोल बिल्कुल लो हो जाता है, आपकी एनर्जी लूज हो जाती है ताकि आप सुकून से आराम कर सको. ठीक है, तो नाइट के टाइम आपका कॉर्टिसोल कम होता है, मॉर्निंग के टाइम आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है. ठीक है जी. बट अगर सपोज करते हैं नाइट के टाइम या मिड ऑफ द डे, सपोज करते हैं कोई आपके साथ स्ट्रेस हुआ, ठीक है, आपके साथ किसी की लड़ाई हुई, ठीक है, तो स्ट्रेस के वक्त पता है क्या होता है? स्ट्रेस के वक्त आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, स्ट्रेस के साथ फाइट करने के लिए यू शुड नीड मोर एनर्जी. आपका किसी के साथ डिबेट है, ठीक है, तो यू शुड नीड मोर एनर्जी. सो मोर एनर्जी देने के लिए आपका ब्रेन जो है ना वो ज़्यादा कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन के लिए मूव करता है, एंड आपकी बॉडी में ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा होता है. ठीक है जी. सो दैट्स वाई कॉर्टिसोल आपको स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एवरी टाइम जब भी आप स्ट्रेस में जाते हो तो कॉर्टिसोल आपकी हेल्प कर रहा होता है. ठीक है, बट ये भी है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको विच इज सफरिंग फ्रॉम दी क्रोनिक डिप्रेशन, ठीक है, विच इज सफरिंग फ्रॉम दी सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, विच इज सफरिंग फ्रॉम दी क्रोनिक स्ट्रेस, तो उसकी बॉडी में ऑल द टाइम फिर कॉर्टिसोल ज़्यादा हो रहा होता है. ठीक है, तो दीज पेशेंट्स आर आल्सो दी सफरिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया. वाई? बिकॉज कॉर्टिसोल हर वक्त आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा रखता है. दैट्स वाई स्ट्रेस वाले बंदों में जो है ना डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है. वाई? बिकॉज एवरी टाइम उनकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया रहती है. ठीक है जी. सो दिस इज रिटन हेयर के सर्कैडियन रिदम एंड स्ट्रेस में इसका क्या रोल है कि हाईएस्ट कॉर्टिसोल लेवल होती है इन अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, बट इवनिंग के टाइम आपका ये कॉर्टिसोल कम हो जाएगा एंड रात के टाइम बिल्कुल बहुत कम हो जाता है ताकि आपकी एनर्जी कम हो एंड आप आराम कर सकें. ठीक है जी. एंड स्ट्रेस मार्केटली ट्रिगर ACTH स्पाइक
स्ट्रेस में आपका ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एंड ACTH अल्टीमेटली विल रिलीज अवर कॉर्टिसोल, ठीक है। तो दैट्स वाई इन स्ट्रेस सिचुएशन अवर कॉर्टिसोल इज हेल्पिंग आउट। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अच्छा, जो हमारा कॉर्टिसोल है ये क्या करता है अबाउट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि ये जो हार्मोन है ये लिवर के अंदर इंक्रीज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, मीन्स के नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज को बनाना, दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस इज promoted by this cortisol hormone. Now what this hormone is doing here, ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज से, मीन्स के लिवर के अलावा जो भी बॉडी के टिश्यूज होते हैं जिनके पास अमीनो एसिड्स एंड लैक्टेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तो उन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज से क्या करता है, ये इन टिश्यूज से अमीनो एसिड्स एंड साथ में और क्या, साथ में लैक्टेट, इन टिश्यूज से ये दोनों चीज़ें लेता है एंड लैक्टेट लेता है एंड ये दोनों चीज़ें लेके किसको डिलीवर करता है, ये चीज़ें लेके देता है हमारे लिवर को, एंड लिवर को कहता है कि भाई तुम इनको इस्तेमाल करो, ठीक है, एंड इनसे नया ग्लूकोज बनाओ, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो लिवर है फिर ग्लूकोज बनाता है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, ठीक है। सो कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है कि एंजाइम डेवलप्स इन लिवर सेल्स that convert amino acids and lactate into glucose। कॉर्टिसोल की वजह से लिवर के अंदर वो एंजाइम्स भी बढ़ते हैं जो एंजाइम्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इंक्रीजेस करता है सबस्ट्रेट सप्लाई, मीन्स के रॉ मटेरियल जो है वो भी सप्लाई करता है लिवर को। रॉ मटेरियल मीन्स अमीनो एसिड्स एंड लैक्टेट, ठीक है, ये सप्लाई करता है लिवर को, ठीक है। कहाँ से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज से निकालता है, ठीक है, मीन्स के मसल से और एब्डोमिनल ऑर्गन से, ठीक है, इनसे अमीनो एसिड्स एंड लैक्टेट निकालेगा, फिर किसको सप्लाई करेगा, लिवर को सप्लाई करेगा एंड लिवर को कहेगा कि भाई तुम ग्लूकोज बनाओ इनसे, ठीक है जी। एंड ये हार्मोन और क्या करता है, ये हार्मोन पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को स्टॉप करता है, मीन्स क्या है, जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, लाइक जैसे हमारी मसल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारी मसल्स हैं, ठीक है, और जो ऑर्गन्स हैं, इन सब ऑर्गन को हमारा कॉर्टिसोल कहता है कि भाई तुम ग्लूकोज को इस्तेमाल ना करो, ठीक है, एंड ग्लूकोज को बचा के रखो फॉर दी ब्रेन, ठीक है, या और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके लिए बचा के रखो, तुम इसको इस्तेमाल ना करो, यू कैन सर्वाइव ऑन दी फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो ड्यू टू दी रिक्वेस्ट ऑफ द कॉर्टिसोल, ये जो हमारे और ऑर्गन्स हैं, मसल्स वगैरह, ये ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करते एंड वो ग्लूकोज को बचा के रखते हैं, किसके लिए, बचा के रखते हैं हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। सो इट मीन्स दैट ये डिक्रीज करता है पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज स्लाइटली डिप्रेसेस ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इन मसल एंड एडिपोज टिश्यूज। मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज को कहता है कि भाई तुम ग्लूकोज को अपटेक भी ना करो, इसको यूटिलाइज भी ना करो, एंड प्रिजर्व करो ब्लड ग्लूकोज फॉर वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन के लिए इसको प्रिजर्व करो। अब डियर स्टूडेंट देखें, अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा है तो ये बार बार रिक्वेस्ट करेगा किसको, हमारे मसल्स को, एडिपोज टिश्यूज को और ऑर्गन्स को कि भाई यू हैव नॉट टू यूज ग्लूकोज। तो इससे क्या होगा कि वो ऑर्गन्स ग्लूकोज यूज ना करेंगे एंड ग्लूकोज हमारा प्रिजर्व हो जाएगा ब्रेन के लिए। अब हमारा ब्रेन जो है, दिस इज नॉट अ क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल तो नहीं है, ये भी एक लिमिट में ग्लूकोज इस्तेमाल करेगा ना। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स भी ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करें, ब्रेन की भी इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव यूजेज नहीं है, फिर ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड में स्टोर हो जाएगा एंड अवर ब्लड इज बिकमिंग हाइपरग्लाइसीमिक, एंड हमारा जो ब्लड है वो हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एड्रीनल डायबिटीज। इस कंडीशन को हम कहते हैं एड्रीनल डायबिटीज। ये स्ट्रेस वाले बंदों में ज्यादा होती है एंड ये वो वाली डायबिटीज है विच इज नॉट लाइक पैनक्रियाटिक डायबिटीज। ये इससे अलग है बिकॉज दिस डायबिटीज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है जी। सो कॉर्टिसोल के इस एक्शन की वजह से एड्रीनल डायबिटीज हो सकती है एंड दिस एड्रीनल डायबिटीज जो है दिस इज मोर इजी टू हैपन इन अवर बॉडी एंड ये पैनक्रियाटिक डायबिटीज से बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कि कॉर्टिसोल का प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म पे क्या अफेक्ट होता है ठीक है जी। तो अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करें ना, तो अगर कॉर्टिसोल इज कंसर्निंग विद द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करके
फ्री अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करना, दिस इज अ रिमार्केबल फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल, ठीक है। एंड फिर फ्री अमाइनो एसिड्स को यूज करके उससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है जी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट, इन फ्री अमाइनो एसिड से सिर्फ ग्लूकोज नहीं बनाया जाता, बट ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब टिश्यूज की रिपेयरिंग करनी होती है, अगर कहीं पे कोई भी माइक्रो इंजरी हुई है, तो अगर वहाँ पे हमने यू कैन से रिपेयरिंग करनी है टिश्यूज की, सो फॉर दी रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज वी आल्सो नीड अमाइनो एसिड्स, दैट्स वाई हम इन अमाइनो एसिड्स को टिश्यू रिपेयरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल एंड द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। Then its another function is the fatty acid mobilization, या एडपोज टिश्यूज में से लिपिड्स को निकाल के उनसे क्या बनाना, फ्री फैटी एसिड्स बनाना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल। उसके बाद अगर बॉडी के अंदर बहुत टाइम से कॉर्टिसोल की लेवल हाई है, तो इसे क्या हो सकता है, इसे कुशिंग जॉइंट फैट हो सकता है। मीन्स के हमारी बॉडी के अंदर जो फैट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर फैट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है अगर बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बहुत टाइम तक हाई रहता है। तो कैसे हाई रहती है, हमारी जो फैट है वो बाजू में, टांगों में स्टोर नहीं होती, वो हमारी पूरी फैट जाके हमारे एब्डोमेन में, हमारे बेली में जाके स्टोर होती है। तो ऐसे हमारी जो बेली है वो बिल्कुल आगे निकल आती है, ठीक है जी। एंड हमारी जो फैट है वो हमारे नेक पे, गर्दन पे, हमारा फेस पे आके स्टोर होती है, जिससे हमारा मून फेस जो है ना वो अपीयरेंस होती है। So this is also the clinical side of the cortisol. Now we are moving to our next slide. Now cortisol in stress and immunity. ठीक है, कि cortisol का stress में and immunity में क्या रोल है। सबसे पहले अगर हम बात करें stress की, तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस में हमारे पास cortisol के अलावा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अपना रोल प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने फाइट एंड फ्लाइट का नाम तो सुना होगा, जिसमें हमारा इपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इपिनेफ्रिन, ठीक है, जिसको आप एड्रेनलिन भी कहते हो। क्या कहते हो? एड्रेनलिन। दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेस। एंड ये किस स्ट्रेस में रिलीज होता है? ये स्टूडेंट, अगर आपकी बॉडी को कोई अचानक स्ट्रेस फील होता है, तो इन सडन स्ट्रेस आपकी बॉडी में जो सबसे पहले हार्मोन रिलीज होता है दैट इज द इपिनेफ्रिन, ठीक है। सो इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन आपकी बॉडी को संभालता है ड्यूरिंग अ सडन स्ट्रेस। बट अगर आपकी बॉडी में प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस या सपोज करते हैं प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है, तो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस में आपके बॉडी को संभालना, आपके बॉडी को सस्टेन रखना, ठीक है। सो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस को सस्टेन रखना, दिस इज फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ इपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल। स्ट्रेस उस रिस्पॉन्स को हैंडल करता है जो सडन स्ट्रेस होता है, एंड कॉर्टिसोल उस स्ट्रेस को कैरी करता है या उस स्ट्रेस को आई विल से सस्टेन करता है जो स्ट्रेस बहुत क्रोनिक हो, बहुत टाइम से चल रहा हो। अच्छा, तो अब अगर कोई सस्टेन्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो कैसे कैरी आउट होगा बाय दी कॉर्टिसोल। सपोज करते हैं कोई ट्रॉमा है, कोई इन्फेक्शन है, या कोई सर्जरी है, या सीवियर कोल्ड ट्रिगर है, ठीक है, सीवियर कोल्ड है, तो ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा इमीडिएट एसिटीएच रिलीज को, ठीक है जी। मीन्स इन कंडीशंस में हमारा जो एसिटीएच है वो ट्रिगर होगा, वो रिलीज होगा। अच्छा, एंड कॉर्टिसोल करता क्या है? कॉर्टिसोल मेटाबॉलिक फ्यूल प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिक फ्यूल प्रोवाइड करता है सस्टेन्ड स्ट्रेस के लिए। मीन्स सपोज करते हैं मैं आपको दो कंडीशन समझाता हूँ। आपने अचानक कोई स्नैक देखा, तो आप जैसे स्नैक देखोगे ना, तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एड्रेनलिन, ठीक है जी। तो विद द हेल्प ऑफ एड्रेनलिन क्या होगा, आपका जो हार्ट बीट वो फास्ट होगा, ठीक है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के बीपी शूट कर गया। देन आपको एनर्जी की नीड होगी, तो आपको जो है ना रेडिली ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है जी। सो एट द टाइम ऑफ दैट रैपिड इमरजेंसी आपको जो एनर्जी मिली, फ्यूल मिली, वो किसकी मदद से मिली? एड्रेनलिन की मदद से, एंड उसने आपको ग्लूकोज ला के दिया। बट अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है ना, तो एट दैट टाइम आपको जो मेटाबॉलिक फ्यूल चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो उसके लिए कौन काम करेगा? उसके लिए काम करेगा हमारा कॉर्टिसोल, ठीक है जी। सो रैपिड के लिए एड्रेनलिन एंड सस्टेन के लिए कॉर्टिसोल।
नाउ कॉर्टिसोल का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ठीक है, एंड फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हमारा कॉर्टिसोल कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की, तो इन्फ्लेमेशन कब होती है, इन्फ्लेमेशन कब होती है, ये चीज़ हमने ब्लड फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक है जी। इन्फ्लेमेशन कब होती है, जब अगर हमारा बॉडी का कोई भी टिश्यू डैमेज होता है, इंजर्ड होता है, तो ड्यू टू इट्स इंजरी, ठीक है, ड्यू टू इट्स इंजरी वहाँ पर हमारे वाइट ब्लड सेल्स आते हैं एंड उस इंजरी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, जब वो इंजरी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हमें फिर पेन भी होता है, ठीक है। एंड हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स थोड़ी सी तबाही मचाते हैं, कुछ सेल्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। एंड वाइट ब्लड सेल्स उन सेल्स की जो कैपिलरीज होती हैं ना, उन कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे रेडनेस भी हो सकती है हमें, ठीक है, वहाँ की जो एरिया है वो स्वेल हो जाता है, सूजन हो जाती है वहाँ पे ड्यू टू दिस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो वैसे जो हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है तो हमारे लिए प्रोटेक्टर, बिकॉज इन्फ्लेमेशन हमारे प्रोटेक्शन के लिए हो रही है ताकि इंजरी को ख़त्म किया जा सके। बट डियर स्टूडेंट, अगर इन्फ्लेमेशन लिमिट से बढ़ जाए तो इन्फ्लेमेशन टिश्यू के लिए खुद जो है फिर क्या हो जाती है, नुकसानदेह हो जाती है, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन परसिस्टेंटली हो रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इन्फ्लेमेशन खुद जो है वो टिश्यू को क्या करती है, डैमेज करती है। तो इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना, इन्फ्लेमेशन पर ब्रेक लगाना, दिस इज फंक्शन ऑफ दी कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल वाइट ब्लड सेल्स को कहता है कि भाई बहुत जंग हो गई, आपने बहुत अपने प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज शो कर दिए फॉर द टिश्यू, अब बस कर दें। दिस इज इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है जी। तो अब इस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये कौन से इफेक्ट्स जनरेट करता है, तो ये सबसे पहले करता क्या है, डियर स्टूडेंट देखें, जो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं ना एट द साइट ऑफ इंजरी, जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स आते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स अपने साथ कैरी करके आते हैं क्या, लाइसोजाइम्स। क्या होते हैं, क्या कैरी करके आते हैं, लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। वाइट ब्लड सेल्स आके इन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को डैमेज्ड टिश्यू पर फेंकते हैं, इससे जो हमारे जो डैमेज्ड सेल्स हैं वो मर जाते हैं एंड थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है। तो आप ऐसा समझ लें कि ये जो हमारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं ये एक बम की तरह होते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं एंड डैमेज भी देते हैं सेल्स को। तो जैसे कॉर्टिसोल आ गया ना, कॉर्टिसोल क्या करेगा, कॉर्टिसोल को पता है कि भाई व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये क्या पड़े हैं, लाइसोसोम्स पड़े हैं, लाइसोसोम के अंदर क्या पड़े हैं, लाइसोसोमल डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स पड़े हैं, एक बम पड़े हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉर्टिसोल होता है ना वो क्या करता है, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन को स्टिफ कर देता है, सख्त कर देता है। जब लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन सख्त होती है ना तो हमारे जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बाहर नहीं आ सकते, इससे हमारा टिश्यू इन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम से प्रिवेंट रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, सेफ रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टेबलाइज करता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को, उसको स्टेबलाइज करता है, थिक करता है, सख्त करता है। इससे क्या होती है, इससे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का जो रिलीज है इससे प्रिवेंशन मिलती है हमें। उसके बाद दूसरा जो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है वो क्या है कि ये डिक्रीज करता है कैपिलरी की परमिएबिलिटी को। कैसे, ये स्टूडेंट देखें, जिस एरिया में टिश्यूज़ इंजर्ड हो जाते हैं तो उन टिश्यूज़ की जो ब्लड कैपिलरीज है ना वो ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा परमिएबल हो जाती हैं फॉर दी ब्लड। देखें, सपोज करते हैं दिस इज टिश्यू, जिस टिश्यू में इंजरी हुई है तो क्या होगा कि इस एरिया की जो ब्लड कैपिलरीज है ना उनके जो सेल्स होते हैं ना वो सेल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। जब कैपिलरीज के सेल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो इससे जो कैपिलरीज होती हैं ना वो क्या होती हैं, वो परमिएबल हो जाती हैं फॉर दी अदर थिंग्स। कैसे, सपोज करते हैं दीज आर कैपिलरीज एंड बाहर की तरफ हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, बाहर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। अब जैसे ही ब्लड जो है इस टिश्यू को मिलेगा ना तो क्या होगा कि जो हमारे इस टिश्यू की जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के बीच में बहुत ज़्यादा, कैपिलरीज के सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो ड्यू टू दीज लार्जर गैप्स ब्लड प्लाज्मा से कुछ चीज़ें निकल के, स्पेशली वाटरी पोर्शन की चीज़ें वो यहाँ से निकल के आ जाती हैं, कहाँ पे, वो इन कैपिलरीज के अंदर आ जाती हैं, फिर टिश्यूज़ के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो एरिया है ना वो क्या हो जाता है, ये वाला एरिया बेसिकली स्वेल हो जाता है,
ठीक है। तो हमारा जो कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल इन कैपिलरीज के सेल्स के बीच में जो गैप है ना, इस गैप को कम करता है। जब इन सेल्स के बीच में गैप कम होता है ना, तो फिर कैपिलरीज जो है वो लेस परमिएबल हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज अफेक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल। ये कैपिलरी की परमिएबिलिटी को डिक्रीज करता है, मीन्स के कैपिलरीज के सेल्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उन गैप्स को खत्म करता है। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूट्रोकाइन की जो सिंथेसिस होती है एट द साइट ऑफ इंजरी, उसको कम करता है, सप्रेसिस करता है टी सेल्स को। एंड इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन जो है उसको भी क्या करता है, कम करता है, ठीक है जी। एंड इससे जो हमारी इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है। तो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो कॉर्टिसोल है अपना एक्शन किस तरह से शो कर रहा है, स्पेशली अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये कैसे शो करेगा, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे। तो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले हम मूव करते हैं टू दिस डायग्राम। यू कैन सी हियर कि दिस इज अवर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, ठीक है जी। अब ये जो हमारे हार्मोन्स है देखें, पहले ये सेल के बाहर मौजूद हैं एंड दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन। तो ये हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नीचे आते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे ये हार्मोन्स नीचे आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म पे लगे होते हैं एंड इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं GR अल्फा। GR अल्फा क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। GR अल्फा क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। एंड ये जो रिसेप्टर्स होते हैं डियर स्टूडेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं जिनको हम कहते हैं HSPs, मींस हीट शॉक प्रोटीन्स। इनके साथ हमारे रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आकर अपने इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो आफ्टर बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल, ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं ये रिलीज हो जाती हैं। जब ये रिलीज हो जाती हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिको एंड GR कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिको GR कॉम्प्लेक्स। ग्लूकोकॉर्टिको GR कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब HSPs बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर इंटर करता है, न्यूक्लियस के अंदर इंटर करता है। जैसे ये इंटर करता है तो दे विल बाइंड टू दी DNA एंड ये न्यूक्लियस में जाके DNA के स्पेशल सेगमेंट के साथ जाके ये हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है जिसको हम कहते हैं GREs। GREs क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एलिमेंट, ठीक है। GREs ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एलिमेंट, दिस इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ द DNA जिसपे आके हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंड हुआ है। सो दिस इज अच्छा। अब जैसे GREs के साथ, सॉरी बाहर थोड़ा सा आवाज है बच्चों का, काइंडली इग्नोर दिस। हम इनको कह नहीं सकते बिकॉज वो बहुत लाडले हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर से आए हैं, तो अगर हम इनको कहेंगे तो वो माइंड कर जाएंगे, दैट्स वाई आवाज़ को थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ठीक है जी। तो जैसे हमारा GR कॉम्प्लेक्स आके GREs के साथ बाइंड करता है, GRE क्या है, दिस इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ द DNA। जैसे इसके साथ आके बाइंड करता है ना, तो GREs पे बाइंड करने के बाद यहाँ पे जो हमारा कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल क्या करवाता है, कॉर्टिसोल ऐसी प्रोटीन्स को या ऐसी प्रोटीन्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है जो प्रोटीन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। तो आफ्टर बाइंडिंग हेयर कॉर्टिसोल क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है उसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ट्रांस एक्टिवेशन। एंड ये हमारा GREs कॉम्प्लेक्स जब TFREs के पास आता है ना, तो इस सेगमेंट पे आके ऐसी प्रोटीन्स की सिंथेसिस को इनहेबिट करता है जो प्रोटीन्स क्या होती हैं, इन्फ्लेमेटरी। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स की सिंथेसिस को हमारा कॉर्टिसोल यहाँ पे आके क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। एंड दिस फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल इज नोन एज ट्रांससप्रेशन, ठीक है, जिसको हम ट्रांससप्रेशन कह रहे हैं, जिसमें क्या होती है, सप्रेस्ड होती हैं वो प्रोटीन्स जो इन्फ्लेमेटरी होती हैं, ठीक है जी। सो इस तरह से हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आके अपना एक्शन शो करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारे लिपोफिलिक हार्मोन्स हैं इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, ठीक है। देन आके साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर्स के साथ इन्होंने बाइंड किया एंड इन रिसेप्टर्स को हम क्या कह रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कह रहे हैं, ठीक है।
फिर इनका कॉम्प्लेक्स बना, वो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस तक गया, ठीक है जी। न्यूक्लियस में जाके ये GRE मीन्स के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, एंड अल्टर करते हैं mRNA ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को अल्टर करते हैं एंड mRNA की फॉर्मेशन को अल्टर करते हैं। कैसे अल्टर करते हैं कि ये कहते हैं कि भाई जो प्रोटीन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं उनकी सिंथेसिस को बढ़ाओ एंड जो प्रोटीन्स इन्फ्लेमेटरी हैं उनकी सिंथेसिस को कम करो। तो इस तरह से ये इस प्रोसेस को अल्टर कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अगर हम बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एंड इन आवर बॉडी द प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज द प्रिंसिपल और द प्राइमरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस इज डीलिंग विद द बैलेंसिंग या होम्योस्टैसिस ऑफ द मिनरल्स इन आवर बॉडी। ओके जी। अब ये जो हमारा हार्मोन है ये ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से सिंथेसाइज होता है, जो सबसे आउटर जोन होता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स का। अब हमारा एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल रूल क्या होता है, ये हमारी बॉडी को क्या कहता है? एल्डोस्टेरोन कहता है कि बॉडी के अंदर सोडियम को रिटेन करो, सोडियम को रिटेन करो, ठीक है, पोटाशियम को बाहर सीक्रेट करो, पोटाशियम को बाहर निकालो, यूरिन के थ्रू बाहर निकालो, मीन्स इसको सीक्रेट करो, ठीक है, एंड हाइड्रोजन आयंस को भी सीक्रेट करो बाहर, बिकॉज ये भी बॉडी की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन को भी सीक्रेट करो, ठीक है। एंड ये कहता है कि भाई वाटर जो है उसको रिटर्न करो, बिकॉज वाटर जो है अल्टीमेटली सोडियम आयन को फॉलो कर ही जाएगा, तो वाटर को भी रिटर्न करो। ये चार बातें, ये चार डिमांड रखता है हमारा एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए। क्या सोडियम को भी रिटर्न करो, ठीक है, वाटर को भी रिटर्न करो, बल्कि पोटाशियम को भी सीक्रेट करो एंड हाइड्रोजन आयन को भी सीक्रेट करो। अच्छा, तो सबसे पहले देयर इज दी सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करवाता है कि अगर हमारे फिल्ट्रेट में सोडियम है ना, तो उस सोडियम को फिल्ट्रेट से निकाल के वापस ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना, पोटाशियम को एक्सक्रिएट करवाना, ठीक है, कि हमारा पोटाशियम जो है वो मैक्सिममली कहाँ पे जाए, यूरिन में जाए। हाइड्रोजन को भी सीक्रेट करवाता है, ठीक है, इंटरकैलेटेड सेल्स में हाइड्रोजन की सीक्रेशन को ये प्रोमोट करता है। वाटर की रिटेंशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाटर जो है वो पैसिवली सोडियम को फॉलो करता है, जिससे हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं रास पाथवे को, ठीक है जी, रास पाथवे एंड रेगुलेशन। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी कंडीशन में क्या करता है? इमरजेंसी कंडीशन में हमारे ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ठीक है जी। दिस इज मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ठीक है जी। अब सवाल है कि भाई ये सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। देखें, सबसे पहले होता क्या है कि सपोज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया या ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो हमारी बॉडी इस लो ब्लड प्रेशर या लो ब्लड वॉल्यूम को सेंस कर सकती है, इसको सेंस कर सकती है। कैसे सेंस कर सकती है? कि डियर स्टूडेंट, सपोज करते हैं ब्लड वॉल्यूम कम है या ब्लड प्रेशर कम है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑर्गन्स तक ब्लड कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा? तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, और इट इज़ ऑब्वियस कि ब्लड वहाँ तक कम जाएगा। सपोज करते हैं अगर किडनी है, हमारी किडनी, ठीक है, अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है तो उस स्टार्ट में इसके पास ब्लड ठीक जाएगा, नॉर्मल जाएगा। बट सडनली उस बंदे का ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप होने के डिफरेंट चांसेस हो सकते हैं। सपोज करते हैं उस बंदे का ब्लड लॉस हो गया किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट, ठीक है। सपोज करते हैं ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो इससे क्या होगा कि इसकी जो किडनी होगी, इस किडनी को ब्लड कम मिलेगा, मीन्स कि रीनल परफ्यूजन हमारी कम हो जाएगी, रीनल परफ्यूजन हमारी कम हो जाएगी। अब जब हमारी रीनल परफ्यूजन कम होती है ना, तो डियर स्टूडेंट पता है क्या होता है? किडनी के अंदर हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को हम कहते हैं जक्स्टा मैक्सिलरी सेल्स। क्या कहते हैं इन सेल्स को? इन सेल्स को हम कहते हैं जक्स्टा मैक्सिलरी सेल्स, ठीक है जी। ये जक्स्टा मैक्सिलरी सेल्स है, ये इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम कम है, इसी वजह से हमें जो परफ्यूजन मिल रही है वो कम है,
ठीक है। सो जब रीनल परफ्यूजन कम हो जाती है तो जस्टा मैक्सिलरी सेल्स इस चीज को डिटेक्ट करते हैं। जब रीनल परफ्यूजन कम को हमारे जस्टा मैक्सिलरी सेल्स डिटेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सेल्स सिक्रीट करते हैं किसको, रेनिन को। तो दीज सेल्स विल सीक्रेट रेनिन, ठीक है जी। अब रेनिन जो है ये क्या करती है, रेनिन ब्लड के एक स्पेशल प्रोटीन के साथ रिएक्ट करती है या इसके पास जाती है एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज एंजियोटेंसिन, नॉट एंजियोटेंसिन बट एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है। सो रेनिन जाती है एंजियोटेंसिनोजिन के पास, एंजियोटेंसिनोजिन दिस इज अ प्रोटीन, जो प्रोटीन कहाँ पे बनती है, जो प्रोटीन हमारे लिवर में बनती है, ठीक है। तो रेनिन जाएगी एंजियोटेंसिनोजिन के पास, ठीक है। जब हमारी रेनिन जाएगी एंजियोटेंसिनोजिन के पास तो एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिनोजिन 2 में, किसमें कन्वर्ट होती है, एंजियोटेंसिनोजिन 2 में ये कन्वर्ट होती है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन 2। आप इसको जो है ना एंजियोटेंसिन को, इसको आप एंजियोटेंसिन 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर यूर इजी अंडरस्टैंडिंग यू कैन से इट एंजियोटेंसिनोजिन 1 जो लिवर में बनती है, ठीक है। सो ड्यू टू एक्शन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन 1 कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिनोजिन 2 में। एंजियोटेंसिनोजिन 2 है ना, ये जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा के पास, ठीक है। ये जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा के पास एंड जोना ग्लोमेरुलोसा में जाके ये एंजियोटेंसिनोजिन क्या करवाती है, ये सीक्रेट करवाती है एल्डोस्टेरोन को, किसको, एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाती है। जब एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो गया तो एल्डोस्टेरोन आपको पता है ना क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हमारे बॉडी में सोडियम को रिटेन करवाएगा, ठीक है, हमारे बॉडी में वाटर को रिटेन करवाएगा जिससे ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम दोनों बैलेंस हो जाएंगे एंड ये और क्या करता है, ये हाइड्रोजन को सीक्रेट करवाएगा एंड साथ में पोटाशियम को भी सीक्रेट करवाएगा। ये चीज़ें बाहर जाएंगी, ठीक है, एंड ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर रिटेन करेंगी, ठीक है जी। तो अब हम इसको यहीं से देख लेते हैं इन द टेक्स्ट कि क्या होगा अगर लो बीपी होगा या लो रीनल परफ्यूजन होगी, ठीक है, मतलब कि किडनी को ब्लड कम मिलेगा तो इससे क्या होगा कि जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होगा वो रिलीज करेगा किसको, रेनिन को। रेनिन जाएगा टुवर्ड्स एंजियोटेंसिनोजिन, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन एंजाइम उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में एंड एंजियोटेंसिन जाके स्टिमुलेट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा को एंड फिर एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन होती है। अच्छा, नाउ वी आर लुकिंग एट सेलुलर एक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन, ठीक है, कि एक सेल के ऊपर हमारा एल्डोस्टेरोन कैसे वर्क करता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, एल्डोस्टेरोन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो वाला हार्मोन है जो बॉडी में क्या करता है, जो सोडियम को रिटेन करता है, सोडियम को रिटेन करता है, वाटर को रिटेन करता है, ठीक है जी, बट ये किस चीज़ को एक्सक्रिएट करता है, पोटाशियम को एक्सक्रिएट करता है एंड साथ में हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रिएट करता है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। डियर स्टूडेंट, इन सब में से जो इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोडियम को रिटेन करना एंड पोटाशियम को एक्सक्रिएट करना। दिस इज सो क्रूशल थिंग टू डू। अब ये चीज़ होगी कहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट हमारा एल्डोस्टेरोन काम कहाँ पे करता है, किडनी पे करता है ना, एंड किडनी के नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन के पास तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक सपोज करते हैं दिस इज आवर मेल्फिशियन बॉडी, तो ये हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल होता है, देन वी हैव लूप ऑफ हैंडले, देन वी हैव डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, देन वी हैव कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। तो अब अगर एल्डोस्टेरोन किडनीज पे जाके सोडियम की रिटेंशन एंड पोटाशियम की एक्सक्रिएशन करवा रहा है तो वो नेफ्रॉन के किस पार्ट पे जाके एक्ट करेगा, तो डियर स्टूडेंट हमारा जो एल्डोस्टेरोन है वो एक्ट या तो डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल पे करता है या वो एक्ट कॉमन कलेक्टिंग डक्ट पे करता है। यहाँ पे एक्ट करके सोडियम की रिटेंशन एंड पोटाशियम की एक्सक्रिएशन करवाता है। एंड डियर स्टूडेंट, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल एंड कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, उन सेल्स को हम प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स। अब डियर स्टूडेंट, इन प्रिंसिपल सेल्स पे आके एल्डोस्टेरोन अपना फंक्शन कैसे शो कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट देखें, दिस इज अवर प्रिंसिपल सेल इन दिस डायग्राम, दिस इज अवर प्रिंसिपल सेल, अगेन दिस इज अवर प्रिंसिपल सेल, ठीक है। एंड प्रिंसिपल सेल के एक साइड पे क्या मौजूद है, ल्यूमन मौजूद है एंड ये जो साइड है ना, यहाँ पे इस ल्यूमन से क्या पास आउट करेगा, इस ल्यूमन से हमारा यूरिन पास करेगा, ठीक है। एंड प्रिंसिपल सेल की जो दूसरी साइड है दैट इज द इंटरस्टिशियम, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारा ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ से यूरिन पास करता है। अब डियर स्टूडेंट होगा क्या कि जैसे एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स,
तो हमारा जो एल्डोस्टेरोन है वो इन प्रिंसिपल सेल्स को क्रॉस करके आएगा, ठीक है, एंड बिल्कुल सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा। ये सेल के सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है बिकॉज दिस इज अ लिपोफिलिक हार्मोन, ठीक है। अब ये लिपोफिलिक हार्मोन क्या करेगा, सबसे पहले एक्ट करेगा इस चैनल पे, एंड इस चैनल को हम कहते हैं एपिथेलियम सोडियम चैनल। एपिथेलियम सोडियम चैनल पर जैसे एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट होता है, तो एपिथेलियम सोडियम चैनल क्या करता है, यूरिन से सोडियम आयन को निकालती है, ठीक है, यूरिन से सोडियम आयन को निकालती है ये चैनल, एंड उस सोडियम आयन को प्रिंसिपल सेल के अंदर लेके आएगी, ठीक है। अच्छा, तो सोडियम हमारे सेल के अंदर आ गया। एंड इस एल्डोस्टेरोन का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे होता है एक दूसरे पंप पे, जिसको हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। दिस इज अवर सोडियम पोटाशियम पंप, इस पर इसका इफेक्ट होता है सोडियम पोटाशियम पंप पर। एंड सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, सोडियम पोटाशियम पंप जो है बेसिकली ब्लड से 2 पोटाशियम आयंस को निकालता है, एंड ब्लड से 2 पोटाशियम आयंस को निकाल के सेल के अंदर ले आएगा, ठीक है, एंड 3 सोडियम आयंस को सेल से निकाल के कहाँ पे ले जाएगा, इंटेस्टिशियम में या ब्लड में। अब सेल में सोडियम कहाँ से आया, वो इस एपिथेलियम सोडियम चैनल से, बिकॉज एपिथेलियम सोडियम चैनल जैसे जैसे काम करता रहेगा तो सोडियम अक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। जैसे सोडियम अक्यूमुलेट होता रहेगा तो बाय द एक्शन ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटाशियम अंदर आएंगे। जैसे जैसे हमारे 2 पोटाशियम अंदर आएंगे तो पोटाशियम सेल के अंदर अक्यूमुलेट होते जाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ रीनल मैडलरी पोटाशियम चैनल, रीनल आउटर मैडलरी पोटाशियम चैनल, इसकी मदद से जो पोटाशियम्स यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं वो पोटाशियम्स यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएंगे, यूरिन में जाएंगे वापस। तो इस तरह से हमारा पोटाशियम यूरिन में जाएगा, हमारा जो सोडियम है वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। एंड यही मेन मिशन होता है हमारे एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कि सोडियम को ब्लड में ऐड करें, ठीक है, फिर उसको वाटर फॉलो करेगा, फिर ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, पोटाशियम को यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रिएट करें। तो देखते हैं इसका एक्शन यहाँ पे टेक्स्ट से कि ये जो रीनल प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, ठीक है, इन पे आके ये एक्ट करता है हमारा एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एंड बाइंड करता है इंट्रासेलुलर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पर। इंट्रासेलुलर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स पे होते हैं ये रिसेप्टर, जिन पे आके हमारा एल्डोस्टेरोन बाइंड करता है। जैसे ये बाइंड करता है तो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स ये अपरेगुलेट होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, ये सोडियम को भेजते हैं टुवर्ड्स दी सेलुलर साइड। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप ये क्या करते हैं, ये बेसोलेटरल पंप एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, एंड ये हमारा जो पंप है वो क्या करेगा, ये 3 सोडियम आयंस को ब्लड में ऐड करेगा एंड 2 पोटाशियम को सेल में ऐड करेगा, ठीक है। देन ये जो हमारे रीनल आउटर मैडलरी पोटाशियम चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं पोटाशियम की सीक्रेशन को, किसमें, ट्यूबुलर ल्यूमन में, जहाँ से पास आउट हो रहा है हमारा यूरिन। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड।